नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लिथियम निष्कर्षण के बारे में दिया है तो इसके बारे में जानेंगे। लिथियम के बारे में भारत ने अभी हाल ही में प्रयोगशाला में जो खनिज सांद्रण होता है लिथियम का, जो लिथियम का अयस्क होता है, लिथियम के अयस्क में लिथियम के साथ साथ अन्य भी खनिज पदार्थ भरे रहते हैं, उसमें से निष्कर्षित करके भारत ने लिथियम निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित कर ली है। अभी हाल ही में इस टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस दिया है भारत ने, तो ये क्षमता आसानी से भारत ने विकसित कर लिया कि जो लिथियम के ओर है, अयस्क है या लिथियम का जो सांद्रण है, उससे भारत लिथियम को अलग से बाहर से निकाल सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित कर ली। अभी भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो और भी जानेंगे। भारत ने हाल ही में अपनी जो खनिज सुरक्षा है उसके रणनीति के हिस्से के रूप में, ध्यान रखिएगा, भारत ने जो अभी हाल में उसका जो खनिज सुरक्षा की रणनीति है उसके एक पार्ट के रूप में लिथियम सहित 30 महत्वपूर्ण जो खनिज की एक व्यापक सूची है उसकी पहचान की है। 30 अलग अलग प्रकार की जो खनिज की लिस्ट होती है, भारत ने उसकी पहचान कर लिया है अपने एक खनिज सुरक्षा रणनीति के तहत। उसमें से एक खनिज जो अयस्क है, लिथियम का खनिज अयस्क भी है। और लिथियम खनिज अयस्क यानी लिथियम अयस्क से लिथियम को जो अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जिस प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की मदद से, उसे भी भारत ने विकसित कर लिया है आसानी से। तो आइए लिथियम के बारे में जानते हैं कि लिथियम के बारे में। लिथियम जिसे कभी कभी रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग है, ध्यान रखिएगा, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें काफ़ी हद तक लिथियम आयन बैटरी भी होती है, तो लिथियम का यूज उसमें भारी मात्रा में किया जाता है। इसलिए इसके जो काफ़ी अच्छी सारी बहुत सारी जो डिमांड है, उस डिमांड के कारण इसे वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लिथियम को। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन बना कि वाइट गोल्ड किसे कहते हैं तो इसे बोलिएगा लिथियम को। और उसके बाद एक नरम और चांदी, वाइट गोल्ड चांदी की धातु के समान होता है जो लिथियम होता है। लिथियम क्या होता है? ये जो सफ़ेद चांदी होती है और एक नरम पदार्थ के भांति यह रहता है। अगर बात करें रिजर्व की कि सबसे ज़्यादा भंडारण किस देश के पास है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिथियम का भंडार है वो चिली के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है। ध्यान रखिएगा, ये लिथियम के शीर्ष भंडार वाले देश हैं। 3 रैंक है, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। अगर एक लिथियम ट्राइंगल से उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए चिली और बोलीविया प्लस उसके बाद नीचे है अर्जेंटीना। इन 3 कंट्री को मिलाकर बोला जाता है लिथियम ट्राइंगल्स यानी लिथियम त्रिभुज बोला जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी और पतदारी के बारे में दिया है। ये जनजाति हैं, चर्चा में की हुई, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में 4 समुदायों को शामिल करने के लिए, 4 समुदायों को एसटी की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो इसमें जो 4 जनजाति समुदाय हैं कौन कौन से हैं जिसको इसमें शामिल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें 4 को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजाति। एक गड्ढा ब्राह्मण है इसको, और एक कोली है जाति समूह, एक पतदारी जनजाति है, प्लस उसके बाद जो पहाड़ी जाति समूह है, इन 4 को शामिल किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एसटी ग्रुप में यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में इसे शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में प्रमुख जो एसटी है समुदाय हैं उसमें गुज्जर हैं, बकरवाल है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि गुज्जर या बकरवाल जो जनजाति समुदाय है किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर है। जिन्हें 1991 में, जो गुज्जर बकरवाल है उन्हें 1991 में एसटी का दर्जा दिया गया था। एसटी की सूची का प्रस्ताव का विस्तार गुज्जर बकरवाल समुदाय के बीच अशांति पैदा कर दी थी, जिन्हें कोटा लाभ के हिस्से के रूप में कभी कर दिया गया था, डर भी था। पहाड़ी जाति समूह में राजौरी हैं, ध्यान रखिएगा, पहाड़ी जाति समूह में राजौरी हैं, पूंछ है जिलों में, जो राजौरी और पूंछ जिलों में कुछ कश्मीरी मूल के निवासियों के साथ हिंदू, मुस्लिम और सिख भी इसमें शामिल है, जिसको एसटी में जो पहाड़ी जाति समूह है उसमें कुछ सिख भी हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं। इन सबको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। इससे जो पहले से जो एसटी समुदाय में जिससे शामिल किया गया है वो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो हिस्सा है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जिस चीज़ में उन्हें फ़ायदा मिलता था उस फायदे में जो उनकी हिस्सेदारी है कम हो जाएगी। जो वहाँ की जो जातीय समुदाय है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को विरासत खतरे की सूची। यूनेस्को के विशेषज्ञों ने अत्यधिक पर्यटन, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक पर्यटन और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण
लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के कारण खतरे में पड़ा इटालवी यानी कि इटालियन एक शहर है जिसका नाम है वेनिस। इटालियन शहर जिसका नाम है वेनिस। इस शहर को विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को में इसे शामिल करने के लिए बात की है, सिफारिश की है। किसने? यूनेस्को ने इसे शामिल करने के लिए वेनिस। क्योंकि वेनिस पर खतरा इसलिए है क्योंकि यह पहले तो वैश्विक पर्यटन गंतव्य है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, प्लस पर्यटन के लिए आते हैं तो इस पर जो बर्डन है, दबाव भी बढ़ रहा है, तो शहर पर प्रभाव पड़ रहा है। प्लस उसके साथ जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण भी ये शहर धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए यूनेस्को ने इसे सिफारिश की है कि जो वेनिस शहर है इसे यूनेस्को के रेड लिस्ट में यानी खतरे की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया जाए। शहर वर्षों से मुद्दों से जूझ रहा है जिससे कि इसकी सांस्कृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं में गिरावट आई है, क्षति हो रही है। यूक्रेन का कीव और लिवा, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन का जो कीव शहर उसकी कैपिटल्स है और एक लिवा शहर है, इसको भी इस साल खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की गई है। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो ये भी शहर धीरे धीरे खतरे में आ गया है। उसके बाद जो सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेष रूप से गिरावट देखने को मिली थी। खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है। यह विश्व विरासत सूची को संकलित करता है। विश्व विरासत सूची को संकलित करता है जो खतरे में पड़ गए हैं, किसी तरीके से विरासत है। आपदा, प्राकृतिक आपदा हो या सशस्त्र संघर्ष हो या युद्धों से हुए प्रदूषण हो या अनियंत्रित शहरीकरण या अवैध शिकार या बोयकॉट्स, पर्यटन विकास जैसी सुविधाओं के कारण अगर किसी भी वैश्विक रूप से जो विरासत शहर है वो डिग्रेड हो रहा है तो उसको रेड लिस्ट यानी खतरे की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लेगा यूनेस्को। तो ये था इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, प्लास्टिक ओवरशूट दिवस के बारे में दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये एक नया शब्द है। 2023 में भारत ने लगभग 157 यानी कि 157 दिनों तक प्लास्टिक ओवरशूट का अनुभव किया है, जिसका अर्थ है देश ने बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा उत्पादन किया है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक का जो कचरा है देश ने अधिक मात्रा में उत्पादन किया है। इसका जो अपशिष्ट प्रबंधन है ये अपनी क्षमता से अधिक, इसके निपटान क्षमता से अधिक ये कचरा का उत्पादन किया है, तो इसलिए इसे ओवरशूट दिवस के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। और भी इसके बारे में जानेंगे। भारत ब्राज़ील सहित उन 12 देशों में शामिल है। ब्राज़ील, ध्यान रखना, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों सहित 12 देशों के लिस्ट में भारत शामिल है जो अपने कुप्रबंधन के कारण प्लास्टिक कचरे में जो 52% का कंट्रीब्यूशन है ये भी भारत उसमें करता है। दुनिया भर में जो 52% कचरे हैं, टोटल 12 देशों के द्वारा प्लास्टिक के कचरे हैं वो उत्पन्न किया जाता है, जिसमें से एक भारत है। इन 12 कंट्री में भारत भी शामिल है। प्लास्टिक ओवरशूट दिवस है, यह है क्या, इसके बारे में जानेंगे। प्लास्टिक ओवरशूट दिवस उस वर्ष को चिन्हित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, उस वर्ष को चिन्हित किया जाता है जिस वर्ष प्लास्टिक का कचरा, ध्यान रखिएगा, जिस वर्ष प्लास्टिक का कचरा अधिक हुआ है, उसके निपटान प्रबंधन से, उसका उचित जो प्रबंधन हुआ है, जो उसका निपटान हुआ है, उससे ज़्यादा कचरा उत्पन्न हुआ है, तो उस साल को प्लास्टिक ओवरशूट दिवस के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो 28 जुलाई को, ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई 2023 को विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस मनाया गया। 28 जुलाई 2023 को विश्व का पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस हाल ही में मनाया गया, ये पहला है। और प्लास्टिक के सिचुएशन के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में देखेंगे, ध्यान रखना। भारत को अपशिष्ट स्पंज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसने 2023 में लगभग 73 लाख टन से अधिक कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे को चौंका देने वाला उत्पादन किया है। इसका ये प्रबंधन नहीं कर पाया है, इसका निपटान नहीं कर पाया है, ये इतना भारत ने प्रोडक्शन किया है। अगर भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की वार्षिक खपत अपेक्षाकृत बात करें तो लगभग 5.3 kg है, किलोग्राम है। भारत का एक व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 5.3 kg जो प्लास्टिक है उसका उपभोग करता है।
अगर अपने कुल प्लास्टिक कचरे की अगर आयात की बात करें तो भारत में जितना प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जितना कचरा उत्पन्न होता है, उसका जो 1.33% भारत इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है, और वही 0.8% एक्स का एक्सपोर्ट करता है यानी कि निर्यात करता है। भारत 2023 में पर्यावरण में औसतन लगभग 16.7 दिनों तक प्लास्टिक ओवरशूट योगदान दिया है। मतलब कि 16.7 दिनों का जो प्लास्टिक का ओवरशूट डे है वो योगदान भारत की तरफ से गया है, जितना भी योगदान इस पर दिया गया है प्लास्टिक ओवरशूट दिवस के बारे में। इसका दिन भी याद रखिएगा 28 जुलाई। सकल स्थिर पूंजी निर्माण के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2014-15 में लगभग कितना था, 32 लाख करोड़ था, 32 लाख करोड़ था 2011-12 की जो स्थिर कीमत है उसके आधार पर। वहीं 2022-23 में ये बढ़कर कितना हो गया है, लगभग हो गया है 54 लाख करोड़ रुपए, 54 लाख करोड़ रुपए हो गया है सकल स्थिर पूंजी निर्माण का। ये है क्या, जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है होता क्या है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सकल स्थिर पूंजी निर्माण है एक विशिष्ट अवधि के दौरान, ध्यान रखिएगा, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर, किसी भी एक विशिष्ट अवधि हो, किसी देश के भीतर जो भी बुनियादी ढांचे डेवलप किए जाते हैं, चाहे भवन हो, मशीनरी हो, उपकरण हो, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जितने भी डेवलप किया जाते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक संपत्ति बोलते हैं। उसके उत्पादन में किए गए निवेश की कुल राशि, उसके उत्पादन में मतलब कि जितने भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए जा रहे हैं उसमें जितने भी निवेश करने में जितनी भी राशि लगी हुई है, इस राशि को ही कहा जाता है सकल स्थिर पूंजी निर्माण राशि। इस राशि को कहा जाता है सकल स्थिर निर्माण पूंजी। तो इसके बारे में आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था का जो पूंजी निर्माण है जितना अधिक होगा उतने ही तेजी से कोई अर्थव्यवस्था अपनी कुल आय बढ़ा सकती है। मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा उतने ही भारत की जो इनकम है वो बढ़ती है। वो कैसे बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। इसका महत्व क्या है, आर्थिक विकास। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो इसमें जो जो भी सामान यूज होते हैं तो भारत का जो मार्केट है वो भी बढ़ना शुरू करता है, खरीदारी होगी, विकृत होगी, इस पर रोजगार अधिक लोगों को मिलेगा क्योंकि इसे काम करने के लिए लेबर और मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है। तकनीकी का भी विकास होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारत नई नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेगा, प्लस बुनियादी ढांचे का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, भवन, उपकरण, इसका भी विकास होगा। तो इससे भी भारत को काफ़ी लाभ होने वाला है। तो ये था उसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अकीरा रैंसमवेयर के बारे में दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ देगा कि जो अकीरा है ये है क्या, कोई रोबोट है, कोई रैंसमवेयर है, कोई क्या है, तो ऐसे पूछ देगा। यह एक रैंसमवेयर है जो विंडोज़ और लिनक्स दोनों उपकरण को नुकसान पहुंचाता है। विंडोज़ जैसे हो गया लैपटॉप में विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, ये सब जो स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसे हैक कर लेता है रैंसमवेयर। करता क्या है, पहले जिस डिवाइस में यानी कि जिस उपकरण चाहे कंप्यूटर और डेस्कटॉप हो जिसमें यह इंटर किया जाता है, जो अकीरा रैंसम जैसे इंटर करता है तो उसमें जो डेटा होते हैं उनको एनक्रिप्ट करना शुरू कर देता है। एनक्रिप्ट करने के बाद अकीरा एक्सटेंशन के साथ एक फाइल जोड़ देता है। एक फाइल अकीरा एक्सटेंशन के साथ एक नया फाइल नेम जोड़ देता है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप जैसे ही खोलना शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपने फाइल को खोलते हैं तो उसमें एक की मांग देता है, एक की चाबी मांगता है। तो चाबी की जैसे ही आप मांगना शुरू करेंगे तो वो फिरौती मांगना शुरू करता है कि हमें इतने डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, हमें इतने डॉलर दोगे तब मैं आपका फाइल खोलने के लिए चाबी दूंगा। तो ये हैक कर लेते हैं एक तरह से सॉफ्टवेयर, उसमें जो रैंसमवेयर है उसके माध्यम से। इससे क्या क्या क्षति होती है, जैसे शिक्षा, वित्त, रियल एस्टेट, विनिर्माण और परामर्श सहित विभिन्न जो डोमेन है उस क्षेत्र को ये टारगेट करता है जो रैंसमवेयर है। इससे सुरक्षा के लिए क्या उपाय है, इसकी सुरक्षा करने के लिए जो आपकी फाइल है उसे आप अपडेट करके आप ऑफलाइन भी बैकअप बनाकर रखिए ताकि आप इस प्रकार के जो दुर्भावनापूर्ण किए गए कार्य हैं रैंसमवेयर है उससे आप बच जाएं। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी नेटवर्क सिस्टम है आपका उसे आप लगातार अपडेट करके रखें, प्लस उसके बाद पासवर्ड जो आपकी है पॉलिसी उसे भी काफ़ी मजबूत करके रखें, उसे डाइवर्सिफाई करके भी रखें। डेटा एन्क्रिप्शन को लागू करें, अटैचमेंट फाइल प्रकारों को ब्लॉक करके रखें और दुर्भावनापूर्ण जो कोड है उससे जुड़े होते हैं। महत्वपूर्ण प्रणालियों का नियमित सुरक्षा ऑडिट को भी लगातार करते रहें। आगे बढ़ेंगे,
नॉर्थ सी के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों आ गया, यहाँ पर देखिए फिगर ये है नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर। जो ब्रिटेन है, यहाँ पर देखिए यूके है, इंग्लैंड यही है ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है ऋषि सुनक, इन्होंने शरद ऋतु से ही उत्तरी सागर में तेल गैस के खोज के लिए 100 से जो अधिक लाइसेंस है उसे देने की घोषणा की है। तो इससे होगा क्या, जो यूके के द्वारा यानी कि ब्रिटेन के द्वारा एक टारगेट रखा गया है, कि 2050 तक ब्रिटेन 2050 तक जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जैसे तेल और गैस के निष्कर्षण के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा जो 100 से अधिक लाइसेंस दिए गए हैं, इस लाइसेंस के कारण जो इनका जो टारगेट है ये भी अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए चर्चा में आ गया। तो नॉर्थ सी के बारे में देखेंगे, इसके लोकेशन के बारे में। इसके एक साइड यूके है यानी इंग्लैंड है, इसके ऊपर में उत्तर पूरब साइड में नॉर्वे है, प्लस उसके बाद है इसके पूरब साइड में डेनमार्क है, इसके दक्षिण में नीचे एकदम नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ डोवर है, डोवर स्टेट है, इसे पूछा जाए। ये इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल क्या करता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को नॉर्थ सी को जोड़ता है, प्लस उसके बाद जो यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम है उसको फ्रांस से अलग करता है। तो ये था उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूरिल द्वीप समूह, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, ये है जो छोटा छोटा जो दिया गया है, ये है क्यूरिल आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। रूस और यूक्रेन के बीच में इस समय संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है। इसके बीच रूस और जापान के बीच जो कुरिल द्वीप है, ये विवाद ने इस पर ध्यान खींच लिया है। कुरिल द्वीप पर विवाद है। विवाद क्या है, जापान में जो उत्तरी क्षेत्र विवाद के रूप में इसे जाना जाता है। 4 कुरिल द्वीप समूहों के स्वामित्व को लेकर जापान और रूस के बीच में विवाद है। ये जो 4 छोटे छोटे कुरिल आइलैंड्स हैं, इसको रसिया भी इस पर दावा करता है, इस पर जापान भी दावा करता है। तो इस बीच जो विवाद है ये बढ़ गया है। कुरिल द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान रखिएगा, यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। ये रूसी के जो सुदूर पूर्व सखाइन ओब्लास्ट क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए सखाइन ओब्लास्ट क्षेत्र है, इसके केंद्र शासित, इसके मतलब एक प्रशासित हिस्से के रूप में इसे रसिया मानता है। ये द्वीप जापान के होकाइडो से लेकर रूस में, ये देखिए ये होकाइडो क्षेत्र है जापान का, ये द्वीप जापान के होकाइडो से लेकर जो रसिया का पेनिनसुला है, एक कामचट्का पेनिनसुला है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। लगभग 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है, 1300 किलोमीटर में है, उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। ओखोत्स्क सागर को उत्तरी प्रशांत सागर से अलग करता है। यह करता क्या है, यहाँ पर देखिए सी ऑफ ओखोत्स्क है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर को जो ओखोत्स्क का सागर है इसको अलग करता है। जो कुरिल्स आइलैंड्स है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको रूस और जापान के बीच में इस पर विवाद है, कुरिल आइलैंड्स पर, इसे भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।